फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि यह चैनल वर्ष 2021 में मैट्रिक अर्थात 10th एग्ज़ाम में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए एक कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर आया है, जिससे आप अपने घर पर बैठकर ही एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह कोर्स हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा जनरली बिहार बोर्ड का स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया गया है, किंतु अच्छे कंटेंट्स होने की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई वाले छात्र भी इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है और लेक्चर सबके लिए समान होने वाला है। मैं हूं कुमार सौरभ और मैं आपको इस चैनल पर इतिहास पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्रांतियों का दौर 1830 से 1848। तो क्रांतियों का दौर का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसे देख सकते हैं। उसमें 1830 में हुई सारी क्रांतियों का जिक्र किया गया है और यह लेक्चर 2 होने वाला है, जो 1848 में होने वाले क्रांतियों के बारे में आपको एक ओवरव्यू देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में मैंने ख़त्म किया था यूनानी क्रांति का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गया था। तो जिस भी फ्रेंड्स का वो पॉइंट, वैसे तो मैंने इसे बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, इस स्लाइड में यहाँ पे था, कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचार पत्रों के प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की थी। जो भी स्टूडेंट्स थोड़े से भी केयरफुल होंगे, तो मैंने ये सारी अपने लेक्चर में बोल दिया था, सारी बातें बोल दी थी, लेकिन पीडीएफ में मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाया था समय कम होने की वजह से। तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, और जो लिख लिए होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, और शॉर्ट आंसर जिसको लघु उत्तरीय बोलते हैं, लॉन्ग आंसर जिसको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, ये सब में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना 1832 में कुस्तुतुनिया के संधि द्वारा हुआ, ये देख लेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं 1848 की क्रांतियाँ। तो आइए एक ओवरव्यू दे दें। देखिए क्या होता है जब भी क्रांति होती है, तो क्रांति का वजह क्या होता है? क्रांति का वजह होता है भूख, कठिनाइयाँ, जन विद्रोह। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, एक्चुअली में 1830 का जो दशक रहा, यह यूरोप में काफ़ी कठिनाइयाँ लेकर आया, बहुत ही भारी कठिनाइयाँ। जब क्रांति हुई तो क्रांति का सारा बोझ किस पे पड़ेगा? आम जनता पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जिसके पास कम आय है, कम आमदनी है। तो 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। उस समय अधिकतर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। अर्थात जहाँ लोगों का, क्या बोल सकते हैं, लोगों की संख्या जीपी में बढ़ रही थी, गुणोत्तर माध्य में बढ़ रही थी, वहीं क्या उसको बोल सकते हैं, जो नौकरी था, संसाधन था, यह जो था समांतर माध्य में बढ़ रहा था। मतलब कि ये 1 2 3 4 संसाधन बढ़ रहा था, तो जो लोगों की जनसंख्या थी 2 4 6 8, तो ये लोगों में क्या उसको बोल सकते हैं, कॉम्पेटिबल नहीं हो पा रहा था। लोगों में वो बना नहीं पा रहे थे कि कैसे जितने लोग हैं उतनी नौकरी कैसे हो भी नहीं सकती। जहाँ पॉपुलेशन हाई रहेगा वहाँ इतनी मिल नहीं सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। जब जाहिर सी बात है कि गांव में संसाधन नहीं रह जाएंगे, तो ग्रामीण लोग कहाँ प्रवास करेंगे? शहर में जाएंगे, वहाँ के रहन सहन से प्रेरित होकर। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। जो भी बुनकर थे वो क्या करते थे घर में, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है कि जैसे आप घर में एक बुनकर हैं, आप 5 लोग मिलकर अगर जो एक चटाई बुनते हैं तो आपको 10 दिन लगेगा, वही मशीन वो 10 मिनट में तैयार कर देगा। तो अगर जो डिमांड हाई रहेगा तो मशीन उस डिमांड को पूरा करेगा, आप तो पूरा कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वजह रहा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण का जो स्तर था वो बहुत ही ऊंचा हो चुका था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। भैया जहां कुलीन वर्ग थे वो किसानों पे तो जुल्म ढाते ही थे। उन्हें क्या मतलब था, हमें वो एक टैक्स आप पे इम्पोज कर दिए थे कि हमें इतना चाहिए तो चाहिए, आप जैसे भी दो, मर के दो, जी के दो, अकाल पड़े, भूखमरी, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इसका सारा बोझ किस पे पड़ेगा? किसानों, जो नीचे वर्ग के लोग होंगे। इतना ही नहीं, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने
और किसी वर्ष के फसल खराब होने के शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अब इतना जुल्म होगा, एक तो प्राकृतिक जुल्म, ऊपर से जो मानव है वो जुल्म करे, तो आखिर इंसान जाएगा कहाँ। तो इसी की वजह से 1848 में एक कृषक विद्रोह हुआ था, लिख लेंगे, पॉइंट है। यूरोप में कृषक विद्रोह 1848 में हुआ था। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था, चूँकि खाने पीने की कमी, व्यापक बेरोजगारी से क्या हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो वहाँ के लोग सड़कों पे उतर आए, जगह जगह अवरोध हुए। वहाँ पे लुई फिलिप को भागने पे मजबूर हुआ। मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में, मैं बताऊँगा कि लुई फिलिप क्या था। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ 1848 के क्रांति का। तो वहाँ पे नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का प्रदान किया। जो भी फ्रेंड्स इसके पहले के लेक्चर देख चुके होंगे उसे मैंने बता चुका हूँ, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस जो बुर्बो राजवंश था, एक कंप्लीट ओवरव्यू। और मेरा दावा है कि 10th क्लास को ध्यान में रखकर इतना कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज किसी चैनल पे उपलब्ध नहीं होगा। जो भी फ्रेंड्स एक बार देख लेंगे वो 10th तो ही क्या, आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, PCS एग्जाम होंगे, उसमें भी काम देगा। और देखिए फ्रेंड्स, 10th क्लास ही जो होता है वो आपको एक मतलब कि फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कि आप आगे कैसे फाइट कर सकते हो। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ ध्यान से पढ़ें और आगे जाने पर आपको पता चलेगा कि ये लेक्चर क्या था। ठीक है, तो 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ये पेरिस में हो रहा था। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उनसे कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, किंतु दाम बहुत कम देते थे। ठीक है, आपसे काम ज़्यादा लेते थे और दाम बहुत कम देते थे। एक पत्रकार हुआ करता था उस समय, विल्हेम वोल्फ। उसने सिलेसिया के गांव की घटना इस प्रकार बयान की। देखिए क्या बोलता है, उसके शब्दों में सुनिए। इन गाँवों में, उस गाँव की आबादी 18,000 लगभग रही होगी उस समय, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है, लेकिन एट द सेम टाइम श्रमिकों की हालत बहुत ही ख़राब है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है। 4 जून को दोपहर 2 बजे, ठीक है, बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकलती है, 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी में पहुंचती है। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि भैया हमारी मजदूरी बढ़ा दो, इतने में हमारी पेट नहीं भर रही है। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। जैसे इंडिया में आप देखते थे ना, इंडिया में क्या होता था, जब ये गोरे लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, तो वो कहीं भी बैठते थे तो वहाँ एक प्ले कार्ड यानी जो बोर्ड होता था वहाँ लिख के टांग देते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, अर्थात इंडियन जो है डॉग से तुलना कर रहा था। तो इस ऐसी ही स्थिति कुछ रही होगी। इसके बाद जो मजदूरों की भीड़ थी वह फोर्सफुली घर में घुस गई। वहाँ की चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, जो चीनी मिट्टी के काफ़ी महंगे बर्तन थे, सभी चीज़ों को तोड़ दिया और वहाँ जो उनका भंडार गृह बना पड़ा था वहाँ घुस गए और वहाँ लूटपाट मचा दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया, क्योंकि जहाँ वो रहता तो भैया गुस्साई मजदूर तो उसकी जान ही ले लेते तो 24 घंटे के बाद वहाँ सेना बुलाई गई और फिर सेना बुलाने के बाद कुछ लोगों को गोली भी मार दी गई, कुछ लोग मर भी गए। लेकिन क्या करते भाई, जान से जब भूख रहेगी, भूख कम होगी तब तो जान देखेंगे। तो यहाँ से फिर 1848 के क्रांतियों का दौर शुरू होता है। कहीं कहीं इतिहास में इसे उदारवादियों का क्रांति भी संज्ञा दी गई है। तो मैं एक बार इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये उदारवादियों की क्रांति कैसे रही थी। तो एक बार ओवरव्यू देख लें, फिर आगे चलते हैं, फ्रांस की क्रांति से शुरू करेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तो एट द सेम टाइम जो पैरेलली पढ़े लिखे लोग थे, मध्यम वर्ग लोग थे, वहाँ भी क्रांति हो रही थी। बुर्जुआ वर्ग की मैंने चर्चा कर रखी है, ठीक है, आप पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं कनेक्ट करके। तो फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई। एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था, सबको मताधिकार दिया जाए। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, वहीं पे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की, क्योंकि 1830 में यहाँ क्रांति हो चुकी थी और वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के संविधान की मांग करती है और एकीकरण की भी मांग करती है। उनके बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया गया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया गया। यह राष्ट्र राज्य संविधान
प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पे आधारित थी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। आप ध्यान देंगे फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में था। ठीक है, अब आइए 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करता है। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हो गई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का भी प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, अर्थात अब राजतंत्र नहीं गणतंत्र। ठीक है, जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, लिख लेंगे फ्रेंड्स, पर्सा का राजा था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे अस्वीकार कर उस राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग व सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। मध्यम वर्ग जो बुर्जुआ वर्ग थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, टीचर थे, इनकी संख्या का प्रभाव बढ़ रहा था, जिन्होंने मजदूरों कारीगरों के मांगों का विरोध किया, जिससे उनको समर्थन खो बैठे। जब ये पढ़े लिखे तो ये बदल गए, अब उन्हें मजदूर भी लगने लगे, नीचा दिखाने लगे, तो इनका ही प्रभाव कमते गया। भैया मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो वो क्या बोलते हैं किसान लोग, या तो फावड़ा खेत में चलाएंगे और नहीं तो आपकी छाती पे चलाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कि इन्हें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई जात धर्म नहीं होता भैया। ये जम के मेहनत करते हैं और अपना पेट भरते हैं, इनमें कोई ऐसी गलत भावना नहीं रहती है। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक आधार प्रदान करने का मुद्दा भी विवादास्पद पड़ा था, क्योंकि आपको पता था कि फ्रांस में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था क्रांति के बाद। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकों प्रदर्शनों में भी शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान कोई क्या उसको बोल सकते हैं मताधिकार से वंचित रखा गया। फिर आइए, रूढ़िवादी ताकतें जो थी 1848 में आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई थी, किंतु ये पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। जो चाहती थी कि राजशाही व्यवस्था बहाल हो, वो नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को खत्म किया जा सकता है। अंततः कंसिक्वेंस क्या होता है, इसका फल क्या होता है, इसका देख लें। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप को निरंकुश राजशाहियों को उन परिवर्तनों का आरंभ किया जो वेस्ट यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वाधीनता प्रदान की। जो निरंकुश मैग्यार थे, उनका प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया। मैग्यार के बारे में मैं पढ़ा चुका था कि इस कहाँ की भाषा थी। जो भी फ्रेंड इंटरेस्टेड होंगे, जो वीडियो ध्यान से देखते होंगे, वो कमेंट में बताएं मैग्यार कहाँ की भाषा थी। अब आइए, अब मैं चलता हूँ थोड़ा पीछे की ओर। क्या हुआ, इसमें एक वर्ड आया था नारीवाद, क्योंकि वीमेंस लोगों का भी यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ा था। तो नारीवाद क्या होता है? एक्चुअली में स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध होता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम फ्रांस की क्रांति पे। 1848 की जब क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति हुई। तो क्रांति का क्या कारण था? क्रांति का पहला कारण था उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता। जैसा कि मैंने अभी आपको ओवरव्यू में बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ये बुर्जुआ मध्यम वर्ग लोग बढ़े तो ये मजदूरों को भी हीन दृष्टि से देखने लगे, तो यहाँ इनकी भी लोकप्रियता कम होने लगी। 1848 में पूरे यूरोप में क्रांति की तरंग छाई हुई थी, समझ गए। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ओरलियन राजतंत्र का अंत हुआ तथा द्वितीय फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई। ध्यान देंगे, ओरलियन राजतंत्र का अंत हुआ, और जो 1848 का ये लिख लेंगे। अब आइए, सेकेंड जो कारण था उसमें था समाजवादी विचारधारा। थोड़ा सा उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता के बारे में आप सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं, सुन लीजिएगा। लुई फिलिप, इसके बारे में मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ, आप देख लेंगे। लुई फिलिप ने सिंहासन पर बैठने पर जनता को एक उदार संविधान दिया, फिर भी इसे जनता का अधिक भला नहीं हुआ। मत का अधिकार, धन होने के कारण प्रतिनिधि सभा में सदैव बुर्जुआ वर्ग के लोगों की प्रधानता बनी रही, जनसाधारण तक पहुंची नहीं। जो किसान थे, मजदूर थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन तक वो पहुंची ही नहीं। जैसे नहीं होता था कि अभी इंडिया में क्या होता है, एक पहले कहावत चलता था 90 के दशक में कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो गरीबों के पास 10 पैसा ही मिलता है, वही चीज़ था। अतः बुर्जुआ वर्ग के लोग अपने हितों का ध्यान रखने लगे।
और कानून अपने अनुसार बनाने लगे, मतलब ये भी उसी तरीके से हो गए। इस प्रकार लुई फिलिप के शासन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि लुई फिलिप जनता के हित में काम कर रहा था, तथापि इससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच में कौन बैठे थे, तो वो मध्यम वर्ग थे। ये अब अपने आप को समझने लगे कि हम लुई 14 का वंशज हैं। खैर ऐसा नहीं था। वस्तुतः 1830 की क्रांति में उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इससे वे लुई फिलिप को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। लुई फिलिप घृणा का पात्र नहीं था, लेकिन इन लोगों की वजह से वो घृणा का पात्र बन गया। जौ के साथ घुन पीसने लगा। जेक्स ड्रोज हुआ करते थे उसमें एक दार्शनिक, उन्होंने लिखा 1848 का सामाजिक संघर्ष एक त्रिपक्षीय वर्ग संघर्ष था। अब ये लिख लीजिएगा फ्रेंड, जो मैं बोल रहा हूँ जेक्स ड्रोज के अनुसार, ये 1848 का सामाजिक संघर्ष एक त्रिपक्षीय वर्ग संघर्ष था, जिससे मध्यम वर्ग के दो भाग, उच्च बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ एवं निम्न वर्ग शामिल था। उच्च बुर्जुआ वर्ग में जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे, निम्न बुर्जुआ वर्ग में जो थे जो कम क्वालिफाइड लोग थे, और निम्न वर्ग में जो हो गए जो अनपढ़ लोग, किसान हो गए, मजदूर हो गए, ये सब हो गए जो डेली बेजेज पे काम करने वाले हो गए। नेक्स्ट था समाजवादी विचारधारा। ठीक है, अब आइए देखते हैं समाजवादियों का भैया क्या योगदान रहा। ये अपने आप को बहुत ही वो समझते हैं। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि समाजवादियों ने तैयार की थी, इनकी भूमिका भी अहम थी। यहाँ पे समाजवादी विचारधारा में एक लुई ब्लां हुआ करता था। जैसे समाजवादी विचारकों ने मजदूरों के हितों का प्रतिपादन किया और उसने सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की। ठीक है, फिलिप की सरकार को पूंजीपतियों का सरकार घोषित कर दिया। उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। उसका कहना था लुई ब्लां का कि प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि उसे काम दे। बात भी सही है। ठीक है, इस तरह लुई ब्लां के समाजवादी विचारों ने जनता को लुई फिलिप को उखाड़ फेंकने की एक प्रेरणा दी। ठीक है, ये ध्यान देंगे फ्रेंड, जो मैं ये बोल रहा हूँ इसे लिखते जाएंगे, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो इसमें काफ़ी लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है लुई फिलिप की एक विदेश नीति थी। अब वो विदेश नीति क्या रही होगी? लुई फिलिप की विदेश नीति बहुत दुर्बल थी। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें तो करता था, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे था वो। बेल्जियम तथा पूर्वी समस्या के मामले में उसे इंग्लैंड से शिकस्त खानी पड़ी थी। भैया इंग्लैंड एक बहुत बड़ा उस समय राष्ट्र था। ठीक है, जिससे फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहुत ही घोर आघात पहुंचा था। फ्रांस की जनता इन सफलताओं से बहुत असंतुष्ट हो चुकी थी, क्योंकि फ्रांस में लगातार क्रांति से जनता ऊब चुकी थी। हम बताएं कि फ्रांस में जो क्रांति थी वो 360 डिग्री से चलती थी। यहाँ से राजतंत्र से शुरू होती थी। मैंने सारे लेक्चर में हालांकि ये बताया है, जो फ्रेंड्स लगातार देख रहे होंगे हंस रहे होंगे। फिर यहाँ से गणतंत्र स्थापित करने के लिए क्रांति चलती है। फिर यहाँ के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है, वो राजतंत्र फिर से स्थापित कर देता है, अर्थात 360 डिग्री। ठीक है, ये रही थी फ्रांस में। तो ये एक कारण रहा था। तो वहाँ की जनता काफ़ी संतुष्ट हो गई थी। अब देखिए तीसरी जो थी ये थी गीजो मंत्रिमंडल की प्रतिक्रियावादी नीति। अब ये क्या था भैया? गीजो मंत्रिमंडल जो 1840 से 1848 के बीच रही थी, उसमें 1848 की क्रांति में लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंत्रिमंडल ने श्रमिकों को दशा में सुधार लाने का विरोधी था और उसके लिए कानून बनाना नहीं चाहता था। ठीक है, ये प्रतिक्रियावादी था और हमें क्या चाहिए था? राष्ट्रवादी। उसने राजा को किसी भी तरह परिवर्तन न करने की सलाह दी। फलता क्या हुआ? जनता में असंतोष तो था ही, वो और मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, बढ़ने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ? 24 फरवरी 1848 को गीजो ने लुई फिलिप के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ध्यान रखेंगे, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप और गीजो के विरुद्ध विद्रोह हो गया। तो ये थी फ्रांस की क्रांति 1848 में। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इटली में भी तो क्रांति होनी थी। अब इटली में क्या क्रांति होती है ये देख लेते हैं। देखिए इटली क्या था कि अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। आप अगर जो बुक्स रखे हुए होंगे सामने तो देख लेंगे कि हैब्सबर्ग साम्राज्य कहाँ था, तो इटली में था। ध्यान रखेंगे और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र पर बुर्बो राजाओं के अधीन था। वे इतालवी भाषा ने भी साझा रूप से हासिल नहीं किया था, अभी तक उसके विभिन्न क्षेत्रीय और संसदीय रूप में मौजूद थे। अब बुर्बो राजवंश के 4 राजाओं के नाम कमेंट से बताएंगे क्या? फ्रांस में था ये। अब आइए
1830 के दशक में जोसेफ मैत्सिनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। ठीक है, 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। ठीक है, इस क्षेत्र के शासक बिल्कुल नहीं कुलीन वर्ग होते थे, अभिजात वर्ग होते थे कि नज़रों में एकीकृत इटली और उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। जो मंत्री प्रमुख था काउंट काबूर, इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ना तो एक काउंट काबूर एक ना ही क्रांतिकारी था, ना ही जनता ने विश्वास रखने वाला इताली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षा सदस्य की वो इतालवी भाषा से कहीं फ्रेंच बोलता था। ये उसकी विशेषता थी। फ्रांस से सार्डिनिया की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था। ठीक है, वह सार्डिनिया 1859 में ऑस्ट्रियाई बल को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिक जो वहाँ के हुआ करते थे, इसके अलावा जो गैरीवाल्डी था, ठीक है, उसके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। भैया देखिए, आप पॉइंट्स भी देखते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, कहानी की तरह सुनना नहीं है। इटली के एकीकरण में कौन सबसे बड़ा बाधक था? तो वह ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इटली के एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने मुख्य भूमिका निभाई। मैंने लेक्चर में कितनी बार इसका जिक्र किया, आप ध्यान देंगे, बस उसका एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। गैरीवाल्डी का भी जिक्र मैं बहुत बार कर रहा हूँ। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी को जाता है, ध्यान देंगे। इटली के एकीकरण का आरंभ लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों में से मेल से हुई। ठीक है, लिख लेंगे इसे। इटली के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। क्यों? फ्रांस की राजक्रांति यहीं से शुरू हुई थी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दो, ऐसा जोसेफ मैजनी का कहना था। तो ये ध्यान देंगे, ये मैंने पॉइंट लिख दिया, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। तो क्या होता है कि नियमित सैनिकों के अलावा जो गैरीवाल्डी था के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1807 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों के हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे, क्योंकि वहाँ किसान जो था वो तो पहले से ही किसान मजदूर वर्ग था, वो पहले ही असंतोष उसमें व्याप्त हो चुका था। तो इमैनुएल द्वितीय ने एक इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता काफ़ी अधिक थी, माने साक्षरता थी ही नहीं, वहाँ अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उदारवादी वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो दक्षिणी इटली, जो इटली का दक्षिण भाग था, वहाँ के आम किसानों ने गैरीवाल्डी का समर्थन किया और उन्होंने इटालिया के बारे में काफ़ी सुना ही नहीं था, तो ये मानते थे कि इटालिया इमैनुएल की पत्नी थी। ये एक कहानी रही थी, ध्यान देंगे। अब इसके बाद होता है जर्मनी में क्रांति। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे तो देख लेंगे, तो चूंकि क्रांति का दौर चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, इटली का एकीकरण होगा और जर्मनी का एकीकरण होगा, और ये दोनों चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। 2 लेक्चर आएगा और काफ़ी ही क्या उसको बोल सकते हैं, डाइवर्स लेक्चर होगा। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आइए, जर्मनी में क्या होती है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि 1848 में जर्मनी में क्रांति हुई। मेटरनिख के पतन की सूचना से उत्साहित होकर राष्ट्रवादियों ने जर्मनी के विभिन्न भागों में विद्रोह कर दिए और पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये लिख लेंगे, ठीक है, वैधानिक शासन लागू किया। सेक्सनी और हनोवर के शासकों ने भी उदारवादी संविधानों की घोषणा की थी। तो ये था जर्मनी का। अब सुन लीजिए क्या हुआ था। एक्चुअली में 1848 में जर्मनी में भी क्रांति हुई थी। मेटरनिख के पतन की सूचना से उत्साहित होकर राष्ट्रवादियों ने जर्मनी के विभिन्न भागों में विद्रोह कर दिया। मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो पर्सा के राजा जो विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ था, उसने वैधानिक शासन की स्थापना की। बवेरिया को राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा, वहाँ भी वैधानिक शासन लागू किया गया। सैक्सनी और हैनोवर के शासकों ने भी उदारवादी संविधानों की घोषणा की। ये सारे जर्मनी में हो रहा है फ्रेंड्स, ये सारे राज्य जर्मनी में है। तो 18 मई 1848 को सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट, ठीक है, संसद का गठन किया। संसद ने संपूर्ण जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसके अनुसार शासन का प्रधान एक संवैधानिक राजा का होना था। संसद ने फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी का ताज दिया, परंतु उसने उसे स्वीकार ही नहीं किया। विलियम उन राजाओं के साथ क्या बोल सकते हैं, विलियम उन राजाओं के साथ गया था जो निर्वाचित सांसदों के विरोध था। वो नहीं चाहता था कि हमको इस तरीके से राज्यारोहण हो। तो संसद में कुलीन और सैनिकों ने भी विरोध प्रकट किया। मध्यम वर्ग ने श्रमिकों की मांग का विरोध किया। ये मध्यम वर्ग फिर से विलेन बनने लगे।
इस प्रकार अंततः कलह में फ्रैंकफर्ट संसद को क्या करना पड़ा, जो फ्रैंकफर्ट संसद था उसे भंग करना पड़ गया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रयास विफल हो जाता है और बाद में जर्मनी का एकीकरण का प्रयास होगा, एक अलग से उसका लेक्चर आएगा, ध्यान दें। अब होती है ऑस्ट्रिया में क्रांति। आइए ऑस्ट्रिया में क्रांति देखते हैं क्या होती है यहाँ पे। जर्मनी का तो वहाँ फ्रैंकफर्ट का संसद भंग करना पड़ गया। अब उसके बाद देखिए, फ्रांस की 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया के देशभक्त काफ़ी प्रभावित हुए थे। भैया जहाँ क्रांति होगी तो देशभक्त तो प्रभावित होगा, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीज़ लिख दी है। ठीक है, विद्यार्थी हो गए, मजदूर हो गए, अध्यापकों हो गए, ये सारे ने जुलूस निकाले और मेटरनिक के मकान को घेर लिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक और ये घोर प्रतिक्रियावादी भी था। शहर में अनेक स्थानों पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई और जनता और सरकार में झड़पें शुरू हो गई। निराश होकर मेटरनिक ने त्यागपत्र दे दिया। अब उसका लगा कि अब उसके दिन ढल गए और इंग्लैंड भाग गया। मेटरनिक को पलायन क्रांति की बहुत बड़ी विजय थी। मेटरनिक जब पलायन किया तो इस क्रांति का विजय मान लिया गया। ऑस्ट्रिया का सम्राट फर्डिनेंड प्रथम ने देशभक्तों की मांग को स्वीकार कर लिया। लिख लेंगे, फर्डिनेंड प्रथम ऑस्ट्रिया का शासक बना। प्रेस भाषण और लेखनी पर से प्रतिबंध हटा दिए गए। जो प्रेस पे प्रतिबंध था, सेंसरशिप जो लाया था, आप लिख नहीं सकते थे वहाँ के सरकार के विरुद्ध, ये सब पे प्रतिबंध हटा लिया गया। अंत में राजा ने क्रांतिकारियों का दमन कर दिया और पुनः ऑस्ट्रिया पे निरंकुश शासन स्थापित हुआ गया। मैंने फिर से वही चीज़ हो गई। अब आइए उसके बाद हंगरी में क्रांति होती है। हंगरी देखिए, हालांकि मैंने सब चीज़ लिख दिया है फ्रेंड्स और वही चीज़ मैं बोलने ही वाला हूँ। ठीक है, मैं सोचा कि थोड़ा डिटेल में लिख दूँ ताकि आपको अपने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद मिले। वियना क्रांति से उत्साहित होकर हंगरी के देशभक्तों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से हुआ, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। तो होता क्या है, देखिए हंगरी में सामंतों का बोलबाला था, जिनके अत्याचारों से जनता यहाँ भी तंग आ चुकी थी। ये सामंत वर्ग जो थे सब जगह जनता को परेशान कर रखे थे, पता नहीं ये अपने आप को भगवान का दूत समझते थे। अतः फ्रांसीसी क्रांति और वियना क्रांति से उत्साहित होकर जनता ने लोकप्रिय नेता कोसू तथा डिक के नेतृत्व में उदारवादी सुधारों के साथ हंगरी के लिए पूर्ण स्वशासन और स्वायत्तता की मांग कर दी। आप ध्यान देंगे, यहाँ का जो लोकप्रिय शासक था हंगरी में वो कोसुत और डिक था, लिख लेंगे। हंगरीवासी अपनी मांग पूरी न होने पर क्रांति के लिए और भी कटिबद्ध हो गए। उन पर सम्राट ने शासन सुधार की मांग स्वीकार कर प्रेस की स्वतंत्रता, कुलीनों के विशेषाधिकारों का अंत, धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा आदि कर दी। इस तरह हंगरी अब अर्ध स्वतंत्र हो गया। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन आधा तो मिल ही गया। किंतु हंगरी में भिन्न भिन्न भाषा बोली जाती थी। हंगरी का एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता होने के कारण वहाँ अधिक भाषाओं का बोला जाना और वहाँ भी लोग बटे हुए थे। अतः ऑस्ट्रिया ने फिर से इस फूट का लाभ उठाया और रूस के साथ मिलकर हंगरी के विरुद्ध कार्रवाई की और अतः पूरा हंगरी को ऑस्ट्रिया का अधीन बना दिया। यह था हंगरी का क्रांति। सॉरी, मैंने टिक कर दिया था हंगरी में, ध्यान देंगे ये ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, देखिए इस तरह से मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कार्य पुनः कर दिया गया। अब आइए आगे चलते हैं। बोहेमिया में क्रांति होती है। बोहेमिया में ज़्यादा कुछ तो है नहीं पढ़ने के लिए। एक्चुअली में क्या था कि आंदोलनकारियों ने ऑस्ट्रिया के अधीनता में बोहेमिया के लिए स्वतंत्र शासन की मांग की, किंतु कठोरतापूर्वक इसका दमन कर दिया गया। अब आइए नेक्स्ट है पोलैंड में क्रांति। ये भी कोई खास नहीं रही, मतलब कि उतना पढ़ने के लिए इसमें नहीं है, थोड़ी सी पॉइंट है जो लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या था, पोलैंड पर रूस के शासक जार का प्रभाव था। रूस ने 1830 से 48 में वाले जो यहाँ पे क्रांति हुई थी उसको दबा दिया था, कुचल दिया था। अब आइए, अब बताइए फ्रेंड्स कि 1830 से 1848 की क्रांतियों में क्या माने समानता रही थी, आप इस बताएंगे। तो इस अवधि में क्या हुआ था कि यूरोप में जहाँ भी क्रांति हुई उनमें एक समान बात यह थी कि वे सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था और व्यक्ति नहीं, वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि था। इसी प्रकार वे वैधानिक शासन की भी मांग करते थे। इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी क्रांति द्वारा एकीकृत राष्ट्र का निर्माण भी करना चाहते थे। अन्य स्थानों में निरंकुशवाद से स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन चुका था। अब एक बात बताएंगे कि 1848 का जो एक क्रांति था इसका सफलता का क्या कारण था। इसका सफलता के बहुत सारे कारण थे। 1848 की मैंने लिखा नहीं है, सुन लेंगे आप लेक्चर में। 1848 की फ्रांस क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, हिला के रख दिया था। यूरोप के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए थे। आप देख चुके हैं कि मैंने कुछ देशों में क्रांतियों का जिक्र किया है और सारे देश में इसकी चिंगारी पहुंच चुकी थी। उसके फिर भी असफलता का मुंह क्यों देखना पड़ा, आप ध्यान देंगे।
इसका सबसे फॉरमोस्ट कारण था कि क्रांतिकारियों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते थे, उनके भिन्न भिन्न उद्देश्य थे। जहाँ मजदूरों को अपना पेट भरना रहता था, वहाँ किसानों को चाहते थे कि भैया हमारे जो फसल है उसको उचित दाम मिले। जो मध्यम वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जिनको इनका रिप्रेजेंटेटिव बनना था, वो अपनी सोचने लगे। हंगरी में उदारवादी राष्ट्रवादी परस्पर लड़ते रहे। मेजनी जो था इटली का गणतंत्र चाहता था, तो अन्य देशभक्त अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में एकीकरण का राग अलाप रहे थे। तो यही भिन्नता एक कारण था। दूसरा इसका कारण था, क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अवश्य स्वीकार किया, परंतु देश में उनका ये नारा सफल ही नहीं हो पाया, जन जन तक पहुँच ही नहीं पाया। ठीक है। क्रांतिकारियों के अधिकांश नेता केवल आदर्शवादी थे, बोलते तो बड़ी बड़ी बातें थे लेकिन उनको व्यवहार में नहीं लाते थे वे। फिर आइए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद था, क्रांति केवल नगरों तक ही सीमित रह गई थी, वे ग्रामीण जीवन को प्रभावित ही नहीं कर पाई। ग्रामीण पहले की तरह ही जमींदारों, पादरियों, राजकीय कर्मचारियों की आज्ञा का पालन करते रहे और उनके अधीन काम करते रहे। नेक्स्ट कारण रहा, नगरों में जहाँ क्रांति का प्रभाव था, मध्यम वर्ग और श्रमिकों में फूट बन पड़ चुकी थी। मध्यम वर्गीय पूंजीपति अपनी शोषण नीति से श्रमिकों के प्रति अन्याय करते रहे, फलस्वरूप जो क्रांति की जो ज्वाला थी वो भी छीन हो चुकी थी। नेक्स्ट था, विद्रोह करने वाले विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति संदेह था। अब भैया हम दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं और दोनों में भरोसा ही ना हो तो ख़त्म है, कोई काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। बोहेमिया और चेक जर्मन जातियों में उस समय भी कोई मेल नहीं हो सका और उदार शासन की स्थापना का जो अवसर आया वो खत्म हो चुका था और इसका लाभ उठा ऑस्ट्रिया के शासक ने और निरंकुश शासन की स्थापना कर दी। अब देखेंगे 1848 के क्रांति और परिणाम मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। इसका परिणाम ये रहा कि फ्रांस तथा यूरोप के इतिहास में 1848 की क्रांति का अधिक महत्व रहा। ठीक है। इससे जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन कुछ तो आया, हालांकि पूरा नहीं आया लेकिन कुछ तो आया। 1848 की क्रांति में सामाजिक एवं आर्थिक समानता विशेष जोर दिया गया। मजदूरों तथा कारीगरों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का समय मिला। क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक विचारों में परिवर्तन की एक लहर उठी। उदार एवं राष्ट्रीय विचारों के विकास अब गुप्त समितियों का स्थान संगठित आंदोलन ने लिया। पहले लोग गुप्त रूप से करते थे, अब संगठित रूप से करने लगे। प्रेस पर से स्वतंत्रता कहीं कहीं हटी थी। क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में निरंकुश शासन की नींव हिल गई। राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक स्वतंत्रता के विचार पनपने लगे। कंसिक्वेंटली यूरोप के देशों में वैधानिक शासन का विकास हुआ। सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, यहाँ वैधानिक शासन की स्थापना हुई। ठीक है। इंग्लैंड में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अधिक व्यापक हो चुके थे। नेक्स्ट था, सामूहिक चेतना का युग का आरंभ हो चुका था। क्रांति ने जनसमूह के महत्व को सामने रखा। जो चेतना पहले कुछ व्यक्तियों नेताओं तक ही सीमित थी, वो अब जनसमूह तक पहुंच चुकी थी। जो राजनैतिक थे, आर्थिक थे और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध खड़े थे, उनके लिए अब किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी होती थी। अब सब जो थे वो सबल हो चुके थे। क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि जनमत का अधिकार अब केवल मध्यम वर्ग तक सीमित न रहकर पूरी जनता को मिल गया। आर्थिक लोकतंत्र के विषय में एक विशेष घटना थी, ये ध्यान देंगे। इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट आप देख लेंगे। अब आइए 4 और 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए, क्रांति ने वह मार्ग प्रशस्त कर दिया जिस पर चलकर पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो चुका था। मेटरनिक व्यवस्था का अंत हो चुका था क्योंकि वह उदारवाद को एक रोग समझता था, संक्रामक रोग समझता था। सैनिक शक्ति का महत्व बढ़ा। क्रांतिकारियों ने सीख ली कि अब कोई भी क्रांति बिना सेना के सक्रिय सहयोग से सफल नहीं हो सकती। भविष्य में सरकारें अपने उद्देश्य के प्रति के लिए संगठित सैनिक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहने लगी। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का और गैरिबाल्डी द्वारा इटली का एकीकरण सेना का आधारित था। ये 8 नंबर पॉइंट को लेकर एक मेरा कंप्लीट आने वाला है वीडियो, 2 वीडियो आएगा, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल देखेंगे क्योंकि इससे आपको एक काफ़ी अच्छा ओवरव्यू मिलने वाला है। नेक्स्ट था, यथार्थवादी का उदय हुआ। 1848 की क्रांति की सफलता ने क्रांतिकारियों की रोमांटिक आशाओं को नष्ट कर दिया। अब यूरोपीय साहित्यकार यथार्थवाद की ओर पहुंच चुके थे। लोग अपने लक्ष्यों को आदर्शवादी रूप में देखने के बजाय उनको प्राप्त करने के लिए ठोस तरीकों को यथार्थवादी मूल्यांकन करने लगे थे। तो ये रहा 1848 का क्रांति। और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है और बस आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको बढ़िया से शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी मतलब आपसे एक अर्ज है, आप मतलब क्या बोल सकते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे उन लोगों तक पहुँचाएँ, भाइयों तक, बहनों तक,
जो मतलब फाइनेंशियली वीक होने की वजह से बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं और अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी गरीब है, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा उद्देश्य है कि इससे गरीब लोग लाभ उठाएं, क्योंकि जिनके पास अच्छे पैसे हैं तो वो तो भाई पढ़ ही लेते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबको बढ़ाएं, क्योंकि जब सारे लोग बढ़ेंगे तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि देश के विकास में एक छोटा सा योगदान ही हमारा काफ़ी रह रहा है। थैंक फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। आप देख लेंगे, यहाँ एक टाइमलाइन मैंने लिख रखी है 1848 से क्रांति तक, इसे पढ़ लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।